मेरे सहयोगी आदरणीय अजय टामटा जी, आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे NHIDCL के MD कृष्ण कुमार जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी महमूद जी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रदीप सारंगी जी, हमारे डायरेक्टर NHIDCL के श्री अंशु खलको जी, हमारे NHIDCL के जब स्थापना हुई तब पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने श्री राजू कुमार जी। आप खड़े हो जाइए तो आपको सबको दर्शन है। विशेष रूप से जब 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तब ये तय किया गया कि नॉर्थ ईस्ट को और विशेष रूप से बॉर्डर रोड्स जो है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, अंडमान निकोबार जैसे प्रदेश है, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं के बराबर है और इसलिए इस सब क्षेत्र को निगलेक्ट हुआ है, ऐसा वहां की जनता को लगता है और इसलिए इस क्षेत्र के विकास की योजना बनी और उसमें यह सुझाव आया कि हम एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाएं कि जो केवल विकास की ये जिम्मेदारी ले और ये काम को करे और उसी में NHIDCL का निर्माण हुआ। आज आपने 10 साल पूरे किए हैं तो आज के दिन मैं आप सभी इंजीनियर्स को, ऑफिसर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, कंसल्टेंट्स को जिन्होंने ये काम किया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक बात निश्चित है कि ये जो काम जिस क्षेत्र में हमको करना है वहां बहुत चैलेंजेस है, कठिनाइयां हैं और कठिनाइयां होने के कारण उस पर मात करना ये हमारी लीडरशिप की सबसे बड़ी परीक्षा है। मैं अक्सर एक बात दोहराते रहता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज and there are some people who convert opportunities into the problems. मुझे लगता है कि जो समस्या है उसको स्वीकार करके उसका अवसरों में रूपांतर करना ये हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है और वो करने में आप सब कामयाब होंगे, आपको यश मिलेगा, ऐसी शुभकामनाएं आज के दिन मैं आपको देता हूं। NHIDCL का जो कुछ काम हुआ, हमें हर बार बहुत डिविडेंड मिलता है, इस बार भी काफी दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। NHIDCL में अभी तक जो काम हमने हाथ में लिया है उसमें से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स 45 है, 1304 किलोमीटर, जिसकी कीमत 76,000 करोड़ है। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है वो 251 है, जिसमें लेंथ 5,130 किलोमीटर है और जिसकी कीमत 1,26,000 करोड़ है। जो प्रोजेक्ट हमने 10 साल में कंप्लीट किए हैं वो 97 है, जिसकी लेंथ है 1,128, जो 24,000 करोड़ के हमने पूरे किए हैं। टोटल 2.25 लाख करोड़ का अभी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर NHIDCL ने किया है उसमें 15-16 में जो 22,014 करोड़ था वो 22-23 में हमने 21,000 करोड़ किया है और क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर 83,000 करोड़ है। ये जो 10 साल का अनुभव था इसने हमको बहुत कुछ सिखाया है और सबसे पहले NHIDCL में उसके लिए हमने शुरुआत भी की है, वो ये है कि प्लानिंग इन एडवांस एंड प्लानिंग इन डिटेल। हम आने वाले समय में जो जो काम करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट में, बॉर्डर सेक्टर में या अंडमान निकोबार में, उन रास्तों के बारे में लगभग आइडेंटिफिकेशन है और मिनिस्ट्री ने उसके लिए परमिशन दी है। तो इन सब प्रोजेक्ट में हमको उसके लिए इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन,
स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़े विषयों को दूर करके हमको तैयार रखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि घर में मेहमान बुलाने के बाद घर में आटा ही नहीं है तो पहले गेहूं खरीदी करके जाओ, तब तक मेहमान बैठे रहेंगे, फिर आटा बनाओ, फिर जाओ तेल लेके किराना लेके आओ और फिर उसको खाना खिलाओ। ऐसे सिस्टम से काम नहीं होता। तो काम होता है कि घर में ये सब बातों की तैयारी होनी चाहिए, मिनिमम आवश्यकता जितनी उतनी तैयारी होनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा कैपिटल अगर कोई है आज हिंदुस्तान में और हमारे डिपार्टमेंट में, तो टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, पर हमारे बीच में टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट कोई है तो टाइम। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसलिए आज का दिन आपको कोई बात सुनाने का नहीं है, पर टाइम विषय से बोलने के बाद आप ये चिंता करिए कि आप जो जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो कब शुरू हुआ, तब उसकी कीमत क्या थी, आज जब पूरा होगा तब उसकी कीमत क्या थी, कितने प्रकार की अड़चनें उसमें आई, और आपको ही ध्यान में आएगा कि ये अगर टाइम हमने बचा रहता तो हमारा परफॉर्मेंस कितना सुधर सकता था। मैं अक्सर ये मानता हूं कि फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। अभी बीच में मैंने श्रीनगर में भी किया था, वहां मैं नाराज भी हुआ, और वहां से आने के बाद मैंने सेक्रेटरी को कहा कि क्या पावर बढ़ाई है, वो पावर भी बढ़ गई अब, क्योंकि समय पर काम नहीं करना ये बहुत बड़ी समस्या है। फाइल को दबा के रखना, आप निर्णय क्या करते हो ये आपका अधिकार है, पर निर्णय नहीं करना और लोगों को चक्कर मारते हुए, तो आपको तो, मैं बहुत जमीन का आदमी हूं और मुझे सब जगह की जानकारी मिलती है, क्योंकि मैं इतने लोअर लेवल पर फीडबैक मुझे मिलता है कि लोग मुझे फिल्म भी भेजते रहते हैं, बताते भी रहते हैं और जानकारी भी मिलती रहती है। तो मैं आपको पहली बात ये कहूंगा कि आपके लेवल पर टाइम लिमिट के साथ ओनरशिप चाहिए। मैंने एमडी साहब को कहा कि आपका कैडर खड़ा करिए। ये बाहर से जो मेहमान अतिथि आते हैं, जैसे पिक्चर में होता है ना गेस्ट आर्टिस्ट, तो ये अपना आते एक आधा गाना गाते और चले जाते हैं, तो उनकी वो अटैचमेंट नहीं होती। तो मैंने बोला ये एनएचआई डीसीएल को गेस्ट आर्टिस्ट का ये तुम ये ऑर्गेनाइजेशन मत बनाओ, ये ओनरशिप वाले चाहिए कि जो नए नए लड़के आईआईटी और इंजीनियरिंग के होंगे उनको लो, उनका कैडर तैयार करो और दिक्कतें सॉल्व करो। रिटायर्ड जो लोग होते हैं उसमें रिटायर्ड होने के बाद भी अच्छा काम करने सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं, और जो रिटायर्ड होने के बाद उनका इंटरेस्ट चला जाता है, टाइम निकालना है अपने को, इसी भाव में आते हैं। तो रिटायर्ड होने में जो अच्छा काम करते हैं उनका परफॉर्मेंस ऑडिट करके उनको प्रोत्साहित करो, और जो केवल आराम करने के लिए हमारे पास आए उनसे शेक हैंड करो, गोल्डन शेक हैंड करो, ताकि हमारी सिस्टम को हम इम्प्रूव करें। एक बात, जब आप मुझे जैसे एनएचआई डीसीएल का फाउंडर होने का सौभाग्य मिला, तो मैंने एक महाराष्ट्र में एमएसआरडीसी करके एक संस्था की स्थापना की। 5 करोड़ रुपए उस समय 96-97 में 5 करोड़ रुपए केवल थे, और वो संस्था आज उसका 30,000 करोड़ की मालिक बनी है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे उन्होंने बनाया। आप मुंबई में जाओगे तो वर्ली बांद्रा जो सी लिंक प्रोजेक्ट है उन्होंने बनाया। अभी वो पूरा वहां से लेकर अभी वसई विरार तक समुद्र में यही संस्था ब्रिज बना रही है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस 55 उड्डान पुल बनाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, और उस प्रोजेक्ट में उन्होंने पैसा भी कमाया, और पैसा भी कमाने के बाद उसको मल्टीप्लाई किया। 10 साल में आप हमको डिविडेंड देते हैं ना, हमारे पानी से, हमारे टाकी से पानी निकालते हैं और हमको फोटो निकालकर हमारे टाकी में डाल देते हो, ये डिविडेंड का कोई मतलब नहीं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब मुझे भी ऐसा लगता है कि इस पर सीरियसली सोचना होगा कि हमारे यहाँ जो रोड बनते हैं उससे फ्यूल भी बचती है, टाइम भी बचता है। तो हम लोग केवल ट्रक के लिए, मालवाहू ट्रक और मिनी ट्रक जो होती है उनके लिए हम नॉर्थ ईस्ट में अच्छे रोड बना के टोल शुरू करने के बारे में विचार करें। अभी हम गुवाहाटी का रिंग रोड बना रहे हैं, तो आधा रोड बनाया हमने ईपीसी में, और जब सवाल आया कि क्या करना, तो
मैंने कहा मैं एक उपाय बताता हूँ कि ये आधा रोड जो है, ये जो रोड बनाना है उस कंपनी को हम दत्तक देंगे। आपको आश्चर्य होगा कि मैं बीच में हमारे पास कुछ अड़चन थी, भारतमाला 2 क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने 50,000 करोड़ के काम बिन पैसे से करा लिए। मैंने NHAI चेयरमैन को कहा तुमको करना है तुम छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये पूछते हो वो पूछते हो, मेरे को तो पॉलिटिकली पूरा करना है। तो मुंबई से पुणे से औरंगाबाद का रोड था, रोड की कीमत 20,000 करोड़ थी और पुराना NHAI का हाईवे था। तो मैंने ऐसा मॉडल तैयार किया कि पुराने रोड पर जो टोल थे वो दोनों उनको ट्रांसफर किए और उसको मॉनिटाइज करके अब 3,000 करोड़ मिल रहे हैं। उसमें से नए रोड की लैंड एक्वायर कर रहे हैं और पूरा प्रोजेक्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट 20,000 करोड़ का पूरा हो रहा है और एग्जिस्टिंग रोड भी अच्छा हो रहा है, न कोई पैसा नहीं रहा, क्योंकि ट्रैफिक डेंसिटी 1,40,000 क्यूसेक। फिर पुणे के आजू बाजू में 3 उड्डान पुल हम बना रहे हैं। फिर आए NHAI में मिनिस्ट्री में, ये ऐसा है वैसा है ये वो है, 2-4-5 मीटिंगें हुई। मैंने बोला तुम पैसे भी मत दो, मीटिंग भी मत लो और तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, ट्रांसफर कर दो। बोले कैसा होगा? बोला आपको क्या लेना देना, स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर तो दे दिया। अब पुणे में तळेगांव चाकण शिक्रापुर करके एक है, एक पुणे नासिक पर है और एक अभी शिरूर से आगे है। एक रोड है, उसमें में एक फ्लाईओवर, फिर दूसरा फ्लाईओवर, फिर उसके ऊपर में मेट्रो। और आपको ताजुब होगा 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट बिन पैसे से अब टेंडर हुए, डिक्लेयर हुआ और हम लोग कर रहे, कोई पैसे की जरूरत नहीं। मेरा आपको ये कहना है कि अभी तक आपने ऐसा कोई इनकम नहीं मिला है। अभी जैसे हमने ये निर्णय किया, फाइल आपके पास भेजी थी कि रोड के बाजू में है, कहीं हमारी 5 एकड़ 4 एकड़ 3 एकड़ जगह है और वो लोगों ने अतिक्रमण किए। हमने एक हम सफर करके योजना बनाई कि रोड साइड एमिनिटीज में आप वहां पेट्रोल पंप डालिए, गैस स्टेशन डालिए, रेस्टोरेंट डालिए, वहां का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसके दुकान डालिए, पार्किंग आएगी, वॉशरूम अच्छी रखिए, लोगों को सुविधा मिलेगी और आपको भी रिटर्न मिलेगा। तो पूरे NHAI के लिए सर्कुलर निकल गया, पर मुझे नहीं लगता कि अभी तक हम सफर में कोई काम की योजना NHAI में, क्योंकि सर्कुलर पढ़ता है नहीं कोई। NHAI में क्या हो रहा है ये NHAI DCL को मालूम नहीं, NHAI DCL को क्या हो रहा है ये NHAI को मालूम नहीं, और दोनों क्या कर रही है मिनिस्ट्री को मालूम नहीं। यानी सरकार में कोई किसी से बात ही नहीं करता और सब बड़ा, जैसे वो हमारे बारे में वो बोल रही थी, अच्छा है ना, उसका अपमान नहीं, पर हमारे यहाँ कोई भी मंत्री चाहे कैपेबल है या नहीं रहे, आदरणीय मंत्री जी मार्गदर्शन करेंगे। अरे काय का मार्गदर्शन करेंगे? ये पद्धति बनी हुई है कि सबके बारे में ऐसे ही बोला जाता है। तो मेरा आपसे सुझाव है कि अभी आपको ग्रास रूट ऑन ग्राउंड लेवल रियलिटी में है, रोप वे, केबल कार, पेनिकुलर रेल। अभी CRF में बीच में लद्दाख और लेह में 1,000 करोड़ पड़े थे। और आप देखिए, आप कभी स्विट्जरलैंड गए होंगे, ऑस्ट्रिया गए होंगे, नॉर्वे गए होंगे, तो पहाड़ पर ऐसी लगकर एक रेलवे ऊपर जाती है, खींचती है और नीचे आती है, ज्यादा कॉस्ट नहीं है। आपका पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और आपने 1 रुपया डालने की जरूरत नहीं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे है कि जो मॉनिटाइज करके आपको पैसे मिल जाएंगे। ये करने से लोगों का भी फायदा होगा, क्योंकि उनको ऊपर जाने के लिए ऊपर ऐसा घूम घूम के डीजल फूकते हुए जाना पड़ता। मैंने बीच में एक ड्रोन को लॉन्च किया 200 किलो के। फिर मैंने उन लड़कों को कहा मैं तुमको एक योजना देता हूं पैसे कमाने। बोले क्या? मैंने बोला आप कश्मीर में और हिमाचल में जाओ, पहाड़ी पर एप्पल होते हैं, तो तुम एक काम करो कि नीचे से मेडिसिन जैसी छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट वो लेकर ऊपर उड़ा के लेके जाओ और पहाड़ के एप्पल पैक करके नीचे लेके आओ। तो दिन भर में कॉस्टिंग जीरो, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक की कॉस्ट निग्लिजिबल होती है। और इसलिए ऐसी टेक्नोलॉजी अब बदल गई है कि इसमें से मुझे लगता है कि आप लोग जरूर करिए। अभी मैं गया था झुजिला, तो गवर्नर से हमने जगह मांगी। काय के लिए मांगी? जो डंप निकलता था वो निकालकर वो डालने के लिए बाजू में हमको जगह मिली। डंप हमने डाल दिया, हिमालय है, कारगिल है,
सामने से हमारे बाबा का दर्शन होता है। तो आज इतनी अच्छी जगह है, वहां दुनिया भर के लोग रिसोर्ट डालने के लिए तैयार है, एडवेंचर स्पोर्ट डालने के लिए तैयार है। और अगर आपने वो टनल पे तो खर्चा किया हमने, पहले तो 12,000 करोड़ का एस्टिमेट कॉस्ट आई थी। मैं पीछे पड़ के हमने उस पर अनेक काम करके 5,000 करोड़ बचा है। अब वो काम 5,500-6,000 करोड़ में हो रहा है। अब वही बाजू में अगर ये बन जाएगा तो ट्रैफिक ज्यादा आएगा तो आपको टोल मिलेगा, और वही लोग अगर वहां होटल, रेस्टोरेंट और ये सब बड़ा मॉल बन जाएगा, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, तो उधर से आपको इनकम मिलेगा। तो हमने तो पैसे दिए, हमारे पैसे पर हमारे पैसे लगा के आप हमको ही डिविडेंड दे के चुना लगा रहे हो, मतलब क्या आता उसका? आपका कौन सा स्किल्ड है कि जिसमें आपने कंपनी करके अलग से पैसे कमाए? ये इनिशिएटिव जो है वो आप जरूर लीजिए। अब एक छोटी बात मुझे लगती है जो मिनिस्ट्री में है, अभी आपने रोड बनाए, नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसपोर्ट इज ए प्रॉब्लम। अब मैं तो अपने मिनिस्ट्री में तो मैंने कहा कि एक मेरे मन में बहुत बार था, मैं चेकोस्लोवाकिया गया था तो स्कोडा कंपनी में गया, और आप यूरोप में जाओगे तो आपको 2-3 बसेस जोड़कर इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बस दिखती है, ट्राम जैसी, जिसको रबर के टायर है। तो मैं स्कोडा कंपनी में गया और वहां से मैंने बात करके मैंने टाटा के एमडी को फोन किया, और अब टाटा और स्कोडा का मैंने जॉइंट वेंचर कर दिया। दोनों का जॉइंट वेंचर होने के बाद अब रोलिंग स्टॉक टाटा बनाएगी विद द कोऑपरेशन ऑफ स्कोडा। अब वो 18 मीटर की और 24 मीटर की बस बनाएगी। फिर पहले यह काम हमने किया कि मेरे शहर में एक 50 किलोमीटर का रिंग रोड था, तो मैंने कहा था कि ये पूरे रिंग रोड पर केबल डालेंगे, इलेक्ट्रिक केबल, और उस पर बस चलेगी। फिर उतने में मुझे पता चला कि हिटाची कंपनी की टेक्नोलॉजी है, जो बस स्टॉप पर बस खड़े रहती है तो आधा मिनट में वो एकदम नीचे आती है, चार्ज करती है, चार्जिंग उसका सिस्टम है, और 40 किलोमीटर बस चलती है। फिर मैंने टाटा के एमडी को बुलाया, मैंने बोला तुम हिटाची से जॉइंट वेंचर करो। तो वो मुझे बोलने लगे कि कैसा होगा। मतलब तुम मेरी बात सुनो, तुमसे ज्यादा मैं प्रॉफिट कर दूंगा, नहीं तो मेरी को इक्विटी दो तुम्हारी, मैं तुमको बता रहा हूं ये फायदा। तुमको पट गया, हिटाची का उन्होंने साइन किया। अब 120 करोड़ का पहला पायलट प्रोजेक्ट लगभग डीपीआर तैयार हुआ है और हम कर रहे हैं। और ये बस में एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट है, उसमें लैपटॉप लगा हुआ है, उसमें हवाई जहाज जैसा नाश्ता चाय पानी मिलने वाला है। उसी बस में एयर होस्टेस जो थी वैसे बस होस्टेस रहने वाली है, और ये बस 80 से 100 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली है, और उसका टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम है। अब वो चलाने के लिए भी मैंने प्राइवेट ऑपरेटर लाया, ना बस में इन्वेस्टमेंट, ना 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं आया, हवा में कागज से खेती कर रहे हैं। मैं बोलता ही नहीं वो पैसे की जरूरत है। और ये ऐसे अनेक जगह पर NHAIDCL अब इनिशिएटिव ले, और NHAIDCL की ये जो कैपेसिटी है साल की 5,000, 10,000, अभी NHAI 55,000 करोड़ कमा रहा है हर साल का टोल, और अगले 2 साल में हम लोग 1,40,000 करोड़ में जाएंगे। हम सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ला रहे हैं ताकि कोई टोल नाका नहीं होगा, दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी लाएंगे, और ये रोड के आजू बाजू में लोगों का प्रवास भी सुरक्षित हो, रोड साइड एमिनिटीज अच्छी बने, पेट्रोल गैस स्टेशन बने, ये वायबल है। मैं तो आजकल बिजनेस में नहीं हूं, पर मेरा लड़का LPG का भी काम करता, तो उसका कारगिल के नीचे एक LPG का पंप उसका भी है, और अभी वो उस LPG पंप वालों को बोल रहा है कि तुम गैस सिलेंडर में LPG भरने का भी एक फिलिंग स्टेशन शुरू करो, ताकि होटल रेस्टोरेंट को ये मिल सकता है, क्योंकि वहां ठंड बहुत ज्यादा है, पेट्रोल डीजल चलता नहीं। तो जो उसको करना है वो कहीं भी कुछ कर सकता है, और इसलिए इसका संबंध विजन से है। जिनको रफ का फेयर करना है और आखिर पेंशन लेके जाना है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आए थे तब वही था, गए थे तब था, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा अटेंडेंस, ऐसा काम मतलब नहीं होना चाहिए।
वी नीड टू डू समथिंग गुड फॉर द कंट्री। हम कुछ ऐसी अच्छी बातें करें जो लोग हमको याद रखें। और आज मुझे खुशी है कि ये जो हमारा एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, बॉर्डर का, या विशेष रूप से हमारे एरिया जो है अंडमान निकोबार का, ये सब एरिया जो है, यहाँ के लोगों को आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा बना के दिया तो वहाँ का जीवन बदल जाएगा। मैं जॉन एफ कैनेडी, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनकी बात अक्सर कहता हूँ। वो कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसलिए मैं आपको मानो कम समय में अच्छे क्वालिटी के रास्ते बनाना है, और उसमें डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। लैंडस्लाइड हो रही, कल नागालैंड में लैंडस्लाइड हुई, अपने अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया वहां के सरकार ने, और वहां दूसरी बार रिपीट हुआ वो, और वो जब पत्थर गिरा तो गाड़ी पर लोग मर गए उसमें। अब प्रॉब्लम यह है कि डीपीआर डिफेक्टिव है, तो स्वाभाविक रूप से डीपीआर काम शुरू करने के पहले हम वो डीपीआर को चेक करें। मैंने एक सुझाव दिया था कि वहां भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, आईआईटी है, उनको डीपीआर दो, 10-1 लाख रुपए दो, उनको बोलो डीपीआर का अध्ययन करो। वो आपको लिखकर कुछ देंगे कि यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या नहीं है। जो डिफेक्टिव डीपीआर बनाता है उसके ऊपर टेंडर लगा देते हैं, फिर ईओटी, सीओएस देते रहते हैं, प्रोजेक्ट चलते रखड़ते रहता है। ऐसा कब तक चलेगा? और कब तक ये पब्लिक पैसे का इस प्रकार की अकाउंटेबिलिटी कोई पूछेगा तो हम क्या जवाब दे सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एक बात अच्छी है कि हम बड़े चैलेंजिंग इसमें काम कर रहे हैं। दूसरी बात ऐसी है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब एक बात जरूरी है कि इसमें 100% सक्सेस मिलना चाहिए, और देर इज नथिंग लाइक सक्सेस। हमारे एक कहावत है कि जब जीत होती है तो जीत का पितृत्व लेने के लिए अनेक लोग उसका जीत का श्रेय लेते हैं, पर जब पराभव होता है तो वो अनाथ होता है, उसका डिस्क्रेडिट कोई नहीं लेता। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारा पराभव ना हो, हम डिफीट ना हो, हमारा काम अच्छा हो। ये अगर कमिटमेंट, ओनरशिप आपकी होगी तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बचेगी, कॉस्ट कम होगी, और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इंप्रूव होगी। अलग अलग प्रकार के मटेरियल को यूज करना है। अभी दिल्ली में हमने गाजीपुर टेकड़ी का 80 लाख टन कचरा रोड में डाला है। एनएचआईडीसीएल ने कितना कचरा यूज किया है सेग्रीगेट करके। हमने बांबू का क्रैश बैरियर बनाया, नॉर्थ ईस्ट में बांबू है। मुझे याद है मैंने पीछे लगकर रुमालीगढ़ में बांबू की रिफाइनरी डाली और उसमें से इथेनॉल तैयार हो रहा है। और मैंने वहां के एमडी को कहा कि बांग्लादेश को जो पेट्रोल जा रहा है उसमें 20% बांबू का इथेनॉल डाल के भेजो। जोगी धोपा करके एक जगह है जहां मैं शिपिंग और रोड का मंत्री था, तब मैंने मल्टी मॉडल हब का निर्माण करने का निर्णय किया, जगह मिली। अब हमारे 6-7 साल हुए, प्रोजेक्ट ही चल रहा है। आखिर ये इस प्रकार से डिले होता रहेगा तो कॉस्ट एस्केलेशन कितना होगा, बैच कितना पड़ेगा, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी। ये डिले इज नॉट बेनिफिशियल टू कॉन्ट्रैक्टर्स, नाइदर सोसाइटी नॉर कंट्री। मुझे इतना ही कहना है कि एक फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार की है। हमें भारत सरकार ने चैलेंज दिया है जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया वहां काम करने का। लेट अस एक्सेप्ट दिस चैलेंज, और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज न करते हुए, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करते हुए हम एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट में बनाएंगे। जो समस्या है उसका अध्ययन करेंगे और समस्या का उपाय ढूंढेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे और सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे। इसमें टाइम लिमिट में उसको सॉल्व करेंगे, और उसके लिए तभी हो सकता है कि आपकी ओनरशिप होगी। तो आप एक पत्र लिखकर घर में बैठोगे तो नहीं होगा। अभी मैं रिव्यू कर रहा हूं ये अलग अलग स्टेट का, और अभी एनएचआईडीसीएल का भी करने वाला हूं। तो अभी मुझे ध्यान में आया कि मैं जैसे रिव्यू का मीटिंग का हुआ तो जैसे बरसात गिरती है वैसे ईओटी आए और सीओएस आए। वो चेयरमैन मुझे बोले साहब चमत्कार हो गया, ऐसे आ रहे। संडे में काम हुआ, संडे में कॉन्ट्रैक्टर को बुला के ईओटी, क्यों? तो गालियां खानी पड़ती थी वहां जब वो एक एक प्रोजेक्ट निकलता था। अब ये तुम्हारा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है, थोड़ा हमारे दोनों मंत्री और मैं, हम लोगों को थोड़ा समझता है, और इसलिए हमको मूर्ख बनाने की ताकत नहीं है किसी की। तो हम लोग समझ में आता किसने गड़बड़ की।
तो धुलाई होती है तो फिर वो सीधा होता है। अब मेरे को कभी कभी लगता है मैं बड़ा सहिष्णु और बड़ा सर्व समाजक हूं, और मुझे एक सीरियसली लग रहा है कि अब बहुत लोगों को सस्पेंड करना चाहिए, कि कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट करने, डिबार करने चाहिए। ये भी एक रिकॉर्ड बनना चाहिए। जो कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस लोग हैं उनको हम आनंद से और खुशी से टूरिज्म की तरफ उनको मुक्ति दीजिए, उनको रखिए मत। ये रिटायर्ड हुए आए हैं कि अपना रिटायर्ड लाइफ है भाई, एंजॉय करो, ठंडा हवा अच्छी है, रुको, उनको बोलो भाई साहब नमस्कार, हमें नहीं होना आपकी। अगर आप रहोगे तो परफॉर्मेंस दिखाओगे। और इसलिए 10 साल का जो इतिहास है, इसमें एक सब्जेक्ट मैं नहीं कह रहा हूं, ये 2,25,000 करोड़ में से 24,000 करोड़ के ही काम हुए। अभी 2 लाख करोड़ है, उसमें से कुछ काम चालू होने के बाकी है और कुछ लोग आधे पड़े हुए हैं। ये अमाउंट जो है, ये कोई सीएजी इसके ऊपर जब ऑब्जेक्शन लेगा, ये कम से कम अभी 76,000 करोड़ प्रोजेक्ट डिले है, चल रहे हैं। और एक आध दिन कोई बोलेगा कि ये डिले क्यों हुए, आपने शुरू क्यों किए, लैंड नहीं तो क्यों शुरू किए, बैच कितना हो गया, देश का नुकसान कितना होगा, जवाब मुझे देना पड़ता है। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में कोई लेना देना कुछ नहीं था, केवल जवाब नहीं भेजा था तो दुनिया भर में उसका जवाब देना पड़ा। हमने दिया, लोगों के मन में रहा नहीं, गलतफहमी निकल गई। पर आपने की हुई कृतियों का सामना आखिर मंत्री को ही करना पड़ता है। पार्लियामेंट मुझे ही बोलेगी कि ये क्या चल रहा है। कोई मरता है, लैंडस्लाइड होता है, तो मुझे जवाब हमको पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें और अच्छा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा करने का अवसर है। अभी भी अच्छा काम है, इससे और अच्छा बनने की कोशिश आप सबके द्वारा हो। और अगले साल जब हम आएंगे तो ये सब रिपोर्ट कार्ड जब हमारा होगा वो बहुत अच्छा होगा। इसकी जिम्मेदारी अगर आप सब ने तय की कि मैं इसको स्वीकार करके करूंगा, तो ये कठिन है पर असंभव नहीं है। और इसलिए आप सबके प्रयासों से आने वाले समय में नए नए इनिशिएटिव लेकर हम इसको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाएं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, ताकि अपना इनकम सोर्स बढ़ाएं। और फैसिलिटेटर के रूप में चाहे रोड साइड एमिनिटीज हो, गैस पंप स्टेशन हो। आज मुझे बताइए, अपने रोड पर इतना बड़ा बद्रीनाथ, केदारनाथ और बड़े, आपको ये इतने इंजीनियर्स बड़े, मैं कभी कभी साफ बोलता हूं तो मैं क्षमा मांगता हूं आपको। मुझे बताइए, मुतने के लिए तो वे अच्छी जगह कहीं है क्या? इंसानों को तो ठीक है, पर महिलाओं की क्या हालत होती होगी। यानी आप एक समझिए कि बेचारी एक बार घर से बाहर निकलेगी और 1000 किलोमीटर जाना है, तो उनकी क्या हालत होगी। कोई मां को अपने बेटे को दूध पिलाना है, कहां आप जा सकती हो? आपके पास जगह आपकी है, पड़ी हुई है, लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। क्यों नहीं लोगों का जो प्रवास है और सुखमय करे, आनंददायी करे, उनको फैसिलिटी उपलब्ध कराए, उसमें पैसे भी कमाएंगे, 2 पैसे भी मिलेंगे। तो दिस इज एग्जैक्टली प्रॉब्लम रिलेटेड विद द विजन, ओनरशिप एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। और इसलिए कभी कभी मुझे संकोच होता है कि नए एमडी का उनको अपन भाषण पिलाने में क्या मतलब है। बेचारे का कोई लेना देना नहीं, नए आए और वो पुराने लोग करके गए और ये इनको हम सुनाते रहते तो अच्छा नहीं लगता। पर अब क्या है कि कहीं ना कहीं सच्चाई की चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मेरे मन की जो बात थी वो मैंने आपके विचार के लिए रखी है। और मुझे लगता है कि आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर एक टीम के रूप में, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, नॉर्थ ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करके वहाँ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो सीमावर्ती देश है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, जहाँ हमारा रोड से एक्सपोर्ट हमको बढ़ाना है। तो इन सब बातों को लेकर ये जो उद्देश्य हमने रखा है उसको पूरा करने में आने वाले समय में आप लोगों के सहयोग से हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं 10 साल के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में आगे और अच्छा कार्य होगा, यही शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।